स्वागत है आपका ओनली पीसीएस का। देखिए, आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए पेपर 6 की तीसरी यूनिट शुरू करेंगे। देखिए, कुछ आप लोगों के सजेशंस थे, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि क्या क्या और चेंज ला सकते हैं हम लोग। आपकी जो भी सुझाव होंगे वो मान्य हैं और उन कोशिश की जाएगी कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सुझाव होंगे आपके शामिल किए जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऊपर नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप सजेशन दे सकते हैं, या उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है, तो आप कहीं भी आप सजेशन दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, तो इससे आप इसको बताइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे कि पता लग जाए। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसा है कंटेंट और कैसा वीडियो है। तो इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे, जिसके लिए आपको ये काम करना है पहला, कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करने हैं, क्योंकि इसमें बदलाव बहुत किए गए हैं। और ये भी जान लीजिए कि यूट्यूब पे कहीं भी आपको इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है, कहीं मैटर नहीं है, इसकी बहुत शॉर्टेज है, मेंस का कोई नहीं कराता है। तो इसलिए आपको ये सुझाव देने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें यूनिट 3 है हमारी। यूनिट 3 का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस है आपका इस यूपी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है आपका योजना परियोजनाएं जो भी हैं, तो ये आपकी एक वीडियो में अलग से देखेंगे जब भी करंट की आ जाएंगी, या फिर लास्ट में इनको कंपाइल करके आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये करंट से ज़्यादा रिलेटेड रहता है, तो इसको अलग से देखेंगे। बाकी इस वीडियो में हम लोग नियोजित विकास, मानव संसाधन और कौशल विकास, जो जितने भी आयाम बन सकते हैं ना प्रश्न के, वो सब शामिल किए जाएंगे इन टॉपिकों में। तो यूनिट 3 में आपका थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, क्योंकि इसमें आपको इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ क्या रहेगा जो साथ में पढ़ना, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि जैसे आपको करंट का डेटा है, रिपोर्ट है, वही ऐड करना रहेगा मात्र, बाकी और सब कुछ इसमें समाहित कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस तरीके से चाहिए या फिर वही जो पुराना था उस तरीके से आपको चाहिए, तो ये आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला टॉपिक है यूपी में नियोजित विकास। तो इसमें हम क्या क्या दिखेंगे, नियोजित विकास में आपसे क्या पूछ सकता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये डायमेंशन बन सकती है, विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है इसके, नियोजित विकास के महत्व क्या है, उपलब्धियां क्या है, और कुछ सीमाएं भी हैं वो भी बतानी है, कुछ नए परिवर्तन आए वो भी देखने हैं, आगे की राह क्या है, निष्कर्ष क्या हो सकता है इसमें, तो वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, नियोजित विकास। तो इसकी देखिए डेफिनेशन एक है ये, अब बाकी और तरीके से शुरू कर सकते हैं। नियोजित विकास को लागू यूपी में किया गया है। जो शुरुआत हुई थी नियोजित विकास की 1 अप्रैल 1951 से हुई थी, 1951 से। तो इसकी परिभाषा में आप ये देख सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिसमें प्रदेश के संसाधनों का अनुकूलतम दोहन एवं दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुनिश्चित हो। तो ये आपकी क्या है, नियोजित विकास में परिभाषा में डाल सकते हैं। और भी आपके पास कोई भी परिभाषा हो तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आवश्यकता क्यों है, तो ये दूसरा पॉइंट है इसका, आवश्यकता का। तो आवश्यकता इसलिए कि प्रदेश का असंतुलित विकास हो रहा है। जब आप देखेंगे यूपी को 4 संभागों में बांटा गया है, तो पश्चिमी संभाग का विकास ज़्यादा है, पूर्वी और बुंदेलखंड का वहीं बहुत निम्न है, और केंद्रीय संभाग बैलेंस में है, वहाँ ठीक ठाक है विकास। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्रीय असंतुलित विकास हो रहा है, उसके लिए क्या है, नियोजित विकास की आवश्यकता है, ठीक है। और गरीबी ज़्यादा है, इसलिए भी आवश्यकता है। बेरोजगारी का स्तर है, निम्न आय स्तर है, अशिक्षा है, निम्न पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। समाजवादी मॉडल की असफलता भी है इसमें एक कारण, इसलिए भी हमें ये नियोजित विकास की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, अगला है पॉइंट इसमें, विशेषताएं क्या है इसकी। तो विशेषताएं देख लीजिए कि पहला है इसमें नियोजित विकास की रणनीति, जो है इसकी रणनीति विशेषताओं में। तो देखिए, पहले जो था पंचवर्षीय योजनाएं जब तक चल रही थी 2017 तक, 1951 से 2017 तक, और 2017 के बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में ये त्रिस्तरीय, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये त्रिस्तरीय यहाँ पे योजना को अपनाया गया है, नीति आयोग के द्वारा जो दी गई थी। ये इस तरीके से आप डायग्राम से शो कर सकते हैं। इसमें क्या, रणनीति 15 साल की होगी, और विजन 7 साल का होगा, और एक्शन एजेंडा आपका 3 वर्षीय होगा। तो इसमें आपके दीर्घकालिक और तात्कालिक रूप से जो भी चेंज ला सकते हैं नियोजित विकास में, वो तीनों को समाहित किया गया है, वो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके, ठीक है। दूसरा देखिए विशेषताओं में, तो प्रकृति कैसी है नियोजित विकास की, तो मिश्रित है, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही शामिल हैं। तीसरी, प्रकृति मूलतः वित्तीय न होकर भौतिक है। कैसे है भौतिक, तो पहले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण होता है, उसके बाद में क्या होता है कि फिर जाके वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। पहले हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें रोड बनाना है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई और लक्ष्य है, उसको निर्धारित करते हैं, उसके बाद में वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करते हैं कि इस पर कितना खर्चा आएगा। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा है, चौथा पॉइंट देखिए इसमें, आर्थिक आयोजन की बजाय सामाजिक आयोजन के महत्व दिया जाता है यहाँ पे,
सामाजिक आयोजन को यहाँ महत्व दिया जाता है नियोजित विकास में। केंद्रीकृत नियोजन है, विकेंद्रीकृत नियोजन है। और प्रकृति कैसी है, निर्देशात्मक है। जैसे दंड का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई परियोजना समय से नहीं लागू हो रही है, कुछ हो जाता है उसमें, तो इसमें निर्देशात्मक में क्या है, दंड की प्रकृति नहीं है। तो और विकासवादी नियोजन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखिए उद्देश्य है इसके, तो उद्देश्य में क्या देखेंगे, तो उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति करना उद्देश्य है। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना, रोजगार सृजन करना या रोजगार में वृद्धि करना, गरीबी का उन्मूलन करना, ये भी इसका उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, आधुनिकीकरण करना, तकनीकी विकास करना, और भी इसमें आप जो सोच सकते हैं उद्देश्य वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ये बता दिए गए, इतना ही स्पेस रहता है, और आप बाकी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ साइड में। उपलब्धियां देखिए इसकी क्या रही हैं। उपलब्धियों में है कि पहला है कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी रूपांतरण देखने को मिलता है, और संसाधनों का योजनाबद्ध दोहन संभव हो सका इससे। बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, जैसे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डे जो बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, इससे बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, ये उपलब्धियां हैं इसकी। तो यहाँ पे आपको दिखा देना है यूपी के संबंध में बुनियादी ढांचे में क्या क्या हुआ है, कितने हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कितना नेशनल हाईवे बना है, तो ये सब यहाँ पे उदाहरण में आपको डाल देना है, तो पुष्टि हो जाएगी इसकी कथन की आपकी। दूसरा देखिए, कुल खाद्यान्न एवं कुल बागवानी आदि के उत्पादन में भी यूपी प्रथम स्थान पे है, तो ये इसी का नियोजित विकास का ही परिणाम है। औद्योगिक विविधीकरण है, जैसे परंपरागत उद्योगों के साथ साथ में नवीन उद्योगों की स्थापना भी हो रही है। एमएसएमई के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। सर्वाधिक एमएसएमई कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है, बजट के आकार में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है, और पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं, और भी हैं, जैसे स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, और लक्ष्य रखा गया है इसमें कि इसे शीर्ष 3 में शामिल करना यूपी को स्टार्टअप में, और इस भविष्य में स्टार्टअप राजधानी बनाना उत्तर प्रदेश को। तो ये इसका स्टार्टअप नीति जो आई थी उसमें ये लक्ष्य थे, तो उनको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं स्टार्टिंग में या कंक्लूजन में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक यूपी की सेकंड है, तो ये भी आप किसकी उपलब्धि है, नियोजित विकास की। और देखते हैं आगे, और इसमें क्या करना है आपको, बजट के कुछ जो नया बजट होगा उसके कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, जिससे कि आपको और कुछ नए तथ्य मिल जाएं जो डाल सकें आप। आगे देखते हैं आलोचनाएं, कुछ सीमाएं भी हैं, आलोचनाएं हैं, जैसे प्राय तय लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर न हो पाना, असंतुलित क्षेत्रीय विकास अभी भी है, क्योंकि इस पे काम हो रहा है लेकिन वर्तमान में भी समस्या ये गंभीर ही है। क्रियान्वयन की समस्या है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है, लाल फीताशाही देखने को मिलती है। संसाधनों का केंद्रीकरण है, गरीबी एवं बेरोजगारी है। गरीबी देखिए कितनी है, नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई थी जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो रिपोर्ट थी उसमें 22.93% गरीबी उत्तर प्रदेश में है, और बेरोजगारी कितनी है, तो ये बजट का आंकड़ा कि 2017 में कितनी थी, 14.4%, और वर्तमान में कितनी है बेरोजगारी, 4.2%। तो ये आंकड़े आप डाल सकते हैं। एसडीजी की प्राप्ति में, प्रगति में निरंतर वृद्धि हो रही है, निरंतरता देखने को मिल रही है, कि जैसे उदाहरण देख लीजिए, नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स है 2020-21 का, तो यहाँ पे स्कोर आपका इसमें यूपी का 60 है, और वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एसडीजी की जो प्राप्ति है उसमें अभी हम उस स्तर पे या मानक पे खड़े नहीं उतर रहे हैं यूपी, तो राष्ट्रीय औसत से भी हमारा स्कोर कम है। राष्ट्रीय औसत पे है एसडीजी इंडेक्स 66 स्कोर, और यूपी का है 60, तो हम लोग इसके भी अभी समकक्ष नहीं है, तो यहाँ भी देखने को समस्या मिल रही है, ये सीमाएं दिखा सकते हैं आप। और कृषि उत्पादकता निम्न है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, गन्ना, तो हम लोग प्रथम स्थान पे हैं, लेकिन उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में महाराष्ट्र प्रथम पे है ना। तो ये आपकी जो कृषि उत्पादकता निम्न है, इस पॉइंट को भी आप दिखा सकते हैं आलोचना में। नवीन परिवर्तन क्या क्या हुए वो देख लीजिए, जैसे नियोजन रणनीति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, और नियोजन अवधि में बदलाव किया गया, जैसे पंचवर्षीय की जगह व्यवस्था लाना, और नेतृत्वकर्ता में परिवर्तन हुआ है, जैसे योजना आयोग की जगह अब यूपी में क्या आ गया, राज्य परिवर्तन आयोग का गठन 27 सितंबर 2022 को हुआ है इसका। तो ये में परिवर्तन दिखा दीजिए। पूर्व की गलतियों से सीखने का प्रयास किया गया है, जैसे देखेंगे इसमें 2017 से नीति निर्माण एवं लक्ष्य निर्धारण के साथ ही क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति पर भी पूर्ण बल दिया जा रहा है अब। तो ये आपकी पहले की गलतियों से भी सीखने को प्रयास किया जा रहा है। अब महत्व देख लीजिए इसके क्या क्या महत्व है। तो संसाधनों का नियोजित विकास के महत्व क्या हैं कि संसाधनों का इष्टतम दोहन संभव, नियोजित विकास होगा तो निश्चित समयांतराल पर प्रगति का आकलन संभव है। आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय प्राप्ति में सहायक होगा। जवाबदेही, समयबद्धता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता आदि में वृद्धि देखने को मिलेगी।
और केंद्र राज्य सामंजस्य में सुगमता रहेगी। दीर्घकालिक रणनीतिक निरंतरता संभव हो सकेगी। जो हम लंबे समय के टारगेट बनाते हैं और लंबे समय में वृद्धि दर हासिल करना चाहते हैं, तो ये इसी से नियोजित विकास से ही संभव है। महत्व में देखिए कुछ और पॉइंट है, जैसे डाल दीजिए। और क्या महत्व है? रोजगार सृजन में महत्व है इसका, नियोजित विकास का। रोजगार सृजन होगा, सतत विकास होगा, जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, ये सुधार लीजिएगा, यहाँ बेहतर है। अवसंरचना विकास होगा, आर्थिक विकास इससे होगा, और कुशल संसाधन आवंटन होगा। और आपका और भी डाल सकते हैं कि ये पलायन की समस्या भी कम होगी, इससे पलायन भी डाल सकते हैं। सरकारी प्रयास देख लीजिए, सरकार ने क्या क्या किया इस दिशा में। तो यूपी एमएसएमई नीति आई है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि निवेश आकर्षित करने के लिए, और काफ़ी निवेश भी आया है इसके थ्रू। कितना आया था? लगभग 32.5 करोड़ निवेश मिल चुका है, से ज़्यादा हुए थे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और एक जिला एक उत्पाद योजना ये चलाई जा रही है। ये कब चलाई गई थी? तो 2018 की योजना है ये, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो ये आप देख लीजिए। स्टार्टअप नीति आई है, तो ये कुछ सरकारी प्रयास है, और भी डाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं देने रहते हैं जो कोट करेंगे आप, तो कुछ 4-5 में ही आपका काम हो जाना चाहिए। आगे की राह में क्या दिखाएंगे इसमें, तो आगे क्या किया जा सकता है, एक वे फॉरवर्ड जो होता है, तो उसमें आपको देखिए कुछ पॉइंट दे दिए गए, कुछ अपनी मर्जी से आप इनका पूरा फ्रेमिंग इसी रूप में आपको लिखना रहेगा। पूरा फ्रेमिंग उसी आधार पर किया गया है, लिख सकें। तो आगे की राह में ये डाल सकते हैं, नीति निर्माण के लिए जमीनी सर्वेक्षण किया जाए, क्रियान्वयन की समयबद्धता पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान किया जाए, क्रियान्वयन करानी हेतु त्रिस्तरीय संरचना का विकास किया। सारी समस्याएं जो भी देखेंगे आप, जितनी भी सरकारी योजना है, तो उनका पहली ये समस्या सबकी कॉमन है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन सही से नहीं होता है, और यही सबकी समस्याओं की जड़ है। तो इसको पॉइंट को आप लीजिए, कुछ आए ना आए, लेकिन क्रियान्वयन आपको डाल देना है। सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाए, जो सोशल ऑडिटिंग बोलते हैं, सामाजिक अंकेक्षण किया जाए हर योजना का या हर सरकारी कार्य का। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, तो यहाँ कुछ पॉइंट दे दिए, तो इन्हीं के आधार पे आपको निष्कर्ष लिखना है। देखिए निष्कर्ष एक तो एसडीजी को समाहित कर सकते हैं कि किसी भी एसडीजी से लिंक हो रहा है क्या, तो एसडीजी की प्राप्ति में सहायक होगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सारे एसडीजी की लिस्ट निकाल के आपको दीवार पे आप जहाँ पढ़ते हो, जिस भी अपनी टेबल के सामने लगा लेने हैं, क्योंकि ये आपके प्री मेंस के साथ साथ मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्री में भी देख रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आपका आता ही है। तो ये आपके एसडीजी तो जुबान पे रटे होने चाहिए। तो एसडीजी को समाहित कर सकते हैं। आपका निष्कर्ष भविष्योन्मुखी होना चाहिए, और नीति निर्देशक हैं या आपके संविधान के मूल्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको आप डाल सकते हैं अपने निष्कर्ष में, समाहित इनको कर लीजिए। और राज्य के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोगोन्मुखी उदाहरण है। सहयोग आप कैसा होना चाहिए, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए 2027 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यूपी को बनाना है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में ये कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसमें प्राप्ति में सहायक हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट समाहित कर लेने हैं। और भी कुछ लक्ष्य होंगे वो भी आप लिख लीजिए पहले से ही। तो इसमें आपको क्या रहेगा कि आसानी रहेगी, वहाँ से समय की बचत और थोड़ा सोचने के लिए समय मिल जाता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। समग्रता दिखे आपकी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं, और समय समय पर जैसे रहेगा वो आपको इसमें बताते रहेंगे। आगे देखिए अगला टॉपिक है इसमें, इसी का यूनिट 3 का मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या पढ़ना है, भूमिका देखनी है, महत्व देखना है, चुनौतियां देखनी है, सरकारी प्रयास क्या क्या हुए हैं, आगे की राह क्या हो सकती है, निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो भूमिका देखिए, भूमिका में क्या देना है इसमें, तो एक मानव संसाधन होता क्या है बेसिकली, तो आपको बताइए कि सब जितने हैं मानव हैं, तो लेकिन वो संसाधन तभी बनेंगे जब उनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल जैसे मूल्य विकसित किए जाएंगे, तभी जाके वो मानव संसाधन कहलाएंगे और उत्पादकता में अपना योगदान दे पाएंगे। तो मानव एक इनकी परिभाषा में क्या डालेंगे भूमिका में, तो एक सामान्य मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के माध्यम से उत्पादन में समर्थ बनाना ही क्या है, मानव संसाधन है। ठीक है। और इसी के आधार पे क्या होता है, मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली पूंजी भी है ये, है ना। इसके बिना उत्पादन, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उत्पादन के। आपने पढ़े होंगे उत्पादन के 4 जो फैक्टर हैं वो आपने पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी ये आप देख लीजिए 4 होते हैं इसके। तो उनमें से एक जो है एंटरप्रेन्योर और श्रम, तो ये तो सब 2 पॉइंट जो इसके हैं वो मानव संसाधन ही है। तो ये पूरा डिपेंड किस पे करेगा उत्पादन, तो ये सबसे प्रायोरिटी प्राथमिक किसकी है, मानव संसाधन की, कि ये आपका सक्षम होना जरूरी है। और इसमें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल इसके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा विश्व की जनसंख्या वाला देश है, और उनमें भी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है। और कार्यबल जो कार्यकारी जनसंख्या है वो भी उत्तर प्रदेश में
उसका आंकड़ा आगे देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसे समर्थ बनाने के लिए ज़रूरी क्या है कि उसे कौशल दिया जाए, शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य अच्छा दिया जाए, तो ये ज़रूरी हो जाता है। अब कुछ देख लेते हैं इसके भूमिका में, और ये अगला पॉइंट है। तो इसमें अगला पॉइंट है ये देख लिया आंकड़ा आपने कि यूपी की जनसंख्या कितनी है, लगभग 24 करोड़। ये बजट भाषण के अनुसार है। आप जनसंख्या के आंकड़े भी ले सकते हैं 2011 के, वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप किसी का भी उपयोग कर लीजिए, ये थोड़ा सा वर्तमान डेटा है तो इसको आप कोट करिए। अभी देखिए महत्व देख लेते हैं, यहाँ पे महत्व हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग नहीं लिखा है तो यहाँ पे महत्व आपको लिखना है। तो इसमें महत्व को हम कई डायमेंशन में देख लेते हैं, अगर आपको सुइटेबल लगे तो। अगर इतना ज़्यादा है लेकिन वो क्या रहेगा कि आपको कुछ कुछ पॉइंट जैसे डायमेंशन में डाल देंगे तो आंसर अच्छा हो जाता है। आर्थिक देख लेते हैं इसमें पहले। तो आर्थिक में क्या क्या है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने में ये उपयोगी है। कृषि निर्यात नीति 2013 के लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोगी है। उद्योगों को श्रम की आपूर्ति मिलती है इससे। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में। मेक इन इंडिया की सफलता पे भी ये क्या करता है, उपयोगी है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पे मेक इन यूपी चलाया गया है, मेक इन यूपी की सफलता में ये उपयोगी है। जीएसडीपी में वृद्धि होगी इससे। प्रदेश के ऋण भार में कमी आएगी। जो कितना है ऋण भार अभी प्रदेश का, तो जीएसडीपी का 32% है। और राजकोषीय घाटे को कम करने में हेल्प मिलेगी इससे। तो अभी राजकोषीय घाटा कितना 3.48% है। आगे देखते हैं 2017 का जो लक्ष्य है यूपी का, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, उसकी प्राप्ति में भी ये सहयोग देगा। आगे देखिए सामाजिक महत्व इसके। सामाजिक मानकों में सकारात्मक परिवर्तन ही तो आवश्यक है। अकुशल जो पलायन होता है उसे रोकने में ये उपयोगी है। और सर्वाधिक पलायन कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से ही होता है। और जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, धर्मांधता आदि जैसी कुरीतियों को दूर करने में भी उपयोगी है। नारी सशक्तिकरण यानी महिला सशक्तिकरण में भी उपयोगी रहेगा ये। ठीक। तो मानव संसाधन का जब विकास होगा तो इससे क्या होगा, सबका ही सशक्तिकरण होगा। जो महिला सशक्तिकरण जो बोला जाता है कि 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन उत्पादन में योगदान उसका बहुत ही कम है। तो इससे क्या होगा, राज्य की जीएसडीपी भी तो बढ़ेगी जब महिला सशक्तिकरण होगा। तो इन्हीं चीज़ों को आपको इंटरलिंक करना है। और सांस्कृतिक महत्व देख लीजिए इसका। तो वैज्ञानिक चिंतन की भावना का प्रसार होगा और इससे रूढ़िवादिता में कमी आएगी। यूपी की सांस्कृतिक विविधता और गौरवशाली विरासतों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। विविधता में एकता जैसे मूल्यों का भी संरक्षण होगा। राजनीतिक प्रशासनिक महत्व है वो देख लीजिए। उसमें क्या क्या रहेगा, रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, अपराधीकरण कम होगा। लाल फीताशाही कमजोर होगी। पारदर्शिता, जवाबदेहिता जैसे मूल्यों का सुदृढ़ीकरण होगा, मजबूत होंगे वो। राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होगी। वोट बैंक की राजनीति की जगह विकास की राजनीति शुरू होगी। राजनीति कर लीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट है इसका, राजनीति यहाँ पे होना चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है, तो कुछ डेटा फैक्ट है यहाँ पे, इसको देख लीजिए, रिपोर्ट है। जैसे पहला है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत सूचकांक। ये नीति आयोग का 2019-20 का है ये, लेकिन ये लेटेस्ट है वर्तमान में। इसमें बोला गया कि यूपी बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे है। कौन सा, 19वां स्थान है बड़े राज्यों में। और दूसरा है इसमें स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2021, ये भी नीति आयोग का है। तो इसमें 17वीं रैंक है यूपी की, जो बड़े राज्यों में। तो ये आपका, ये अब डाल सकते हैं कि यूपी की स्थिति अभी सही नहीं है। यूपी कौशल विकास मिशन में देख लीजिए कुछ आंकड़े आए 2023-24 के। तो विगत 6 वर्षों में 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है इसके तहत। और इसमें से 4.88 लाख है यहाँ पे लाख कर लीजिए। 4.88 लाख प्रतिष्ठित कंपनियों में जो युवा हैं वो सेवा योजित है, जिनको 12.5 लाख को प्रशिक्षण दिया गया था, इनमें से इतने सेवा नियोजित हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं इसकी, तो चुनौतियां देख लीजिए। प्रशासनिक अक्षमता व लापरवाही है। वित्तीय अनियमितताएं हैं। सशक्त आकलन क्षमता का अभाव है। बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में कमी है, जिससे समुचित कौशल विकास नहीं हो पा रहा है ना। तो ये हैं चुनौतियां, और भी हैं कुछ, जैसे व्यावसायिक शिक्षा की कमी है। यानी उद्योगों की जो वर्तमान मांग है उसके अनुरूप आपको व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। पुराने लैब, पुरानी मशीनें, और ज़्यादातर जो प्रशिक्षण दिया ही नहीं जा रहा है इसमें, तो ये भी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनभिज्ञता है। शैक्षणिक पिछड़ापन है। जैसे आप ये जो डेटा हमने बताया था अभी ऊपर, ये आप कोट कर सकते हैं सूचकांक वाला नीति आयोग का। तो स्कूली शिक्षा का 17वां स्थान है। स्वास्थ्य प्रगतिशील वाले में अंतिम स्थान है यूपी का, नीति आयोग की रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत सूचकांक में। और कुशल श्रम बल, जो कुशल श्रम बल है हमारा यूपी का, उसका मेट्रो सिटीज की ओर पलायन हो रहा है। तो ये भी चुनौतियां हैं, क्योंकि यहाँ रहेगा तो राज्य की प्रगति होगी, लेकिन वो पलायन कर जाता है। सरकारी प्रयास देख लीजिए क्या क्या हुए इस दिशा में। शिक्षा में क्या प्रयास हुए,
तो स्कूल चलो अभियान जागरूकता बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन कायाकल्प का शुरू हुआ है अवसंरचना विकास के लिए, इसकी प्राथमिक एवं माध्यमिक सरकारी विद्यालयों का। कन्या सुमंगला योजना है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। 6 किस्तों में यहाँ कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 किस्तों में 15,000 की नगद सहायता दी जाती है। विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे सेज की तर्ज पे, है ना। प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार, इसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु ये चलाया जा रहा है अवसंरचना विकास के लिए। विविध क्षेत्रों में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो रही है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है, ग्राम पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही थी। सरकारी प्रयास हैं। स्वास्थ्य में क्या क्या सरकारी प्रयास हुए वो देख लीजिए। तो स्वास्थ्य में देखिए, एक जनपद एक मेडिकल योजना चलाई जा रही है, जिसमें ये पॉइंट इसी के हैं, एक जनपद एक मेडिकल योजना के, जिसमें 45 जिले तो अच्छा देते हैं इस योजना से, 14 पे निर्माणाधीन है ये मेडिकल, 16 ट्रिपल पी मॉडल पे बनाए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, ये नया पॉइंट डाल के लिखिए, नई योजना है, यानी यूपी फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति चलाई गई 2018। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पे, नोएडा में। सैन्य अस्पतालों में आयुष सेंटर की स्थापना की गई है। आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, कहाँ पे, तो गोरखपुर में। तो ये कुछ सरकारी प्रयास हैं, इनको आप दिखा सकते हैं। कौशल विकास में भी हो रहे सरकारी प्रयास, जैसे राज्य कौशल विकास मिशन चलाया जा रहा है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई जा रही है, कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना। आगे की राह क्या हो सकती है इसमें, तो देखिए, क्षेत्रीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण या कौशल दिया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि की जाए। महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, जैसे स्टेम क्षेत्र में। स्टेम क्या है, इसकी फुल फॉर्म स्टेम की साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। कौशल विकास हेतु एक ठोस दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक रोडमैप की आवश्यकता है। कृषि आधारित उद्योग की स्थापना पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो ये आदि आगे की राह है, और भी आप अपना पॉइंट लिख सकते हैं। निष्कर्ष देखिए किस दिशा में होना चाहिए आपका, तो एसडीजी को समाहित करता हो, है ना। एसडीजी की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, दो। और लक्ष्य देखिए, यूपी सरकार का कोई भी लक्ष्य उसे समाहित कर सकते हैं, जैसे 2027 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में बना सकते हैं निष्कर्ष। संविधान की प्रस्तावना, डीपीएसपी आदि को समाहित करते हुए आप लिख सकते हैं निष्कर्ष। और संबंधित कोई कोट हो इसी टॉपिक से, तो किसी कोट को भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने हेतु उपयोगी हो सकता है। तो ये सब आप पॉइंट निष्कर्ष की दिशा में दे सकते हैं। अगला टॉपिक है इसी में, जो लास्ट बचा हुआ, यूपी में कौशल विकास। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, सरकारी प्रयास, और ये सब आगे की राह निष्कर्ष, ये सब देखेंगे। तो कौशल विकास होता क्या बेसिकली, देखिए, कौशल किसका करेंगे, कौशल विकास मानव का। तो मानव का कौशल विकास कैसे होगा, तो देखिए, उसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उसी से कौशल विकास होगा। परिभाषा में क्या है, किसी सामान्य मनुष्य को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उन्मुख अथवा व्यवसाय उन्मुख बनाना ही क्या है, कौशल विकास। और इसमें देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, डेटा फैक्ट रिपोर्ट है, यहाँ पे डाल सकते हैं आप। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 बोलती है कि नियोजनीयता यानी एम्प्लॉयबिलिटी में उत्तर प्रदेश या सेकंड पे नहीं है, फर्स्ट कर लीजिए, या फर्स्ट स्थान पे है एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। और कितनी है यूपी की नियोजनीयता, 72.7%। यूपी कौशल विकास मिशन का प्रदर्शन देखिए, जिसका हम देख ही चुके हैं 2023-24 में। विगत 6 वर्षों में 12.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया, जिसमें से 4.88 लाख युवाओं को विभिन्न कंपनियों में सेवा नियोजित भी हैं इनमें से। बेरोजगारी दर देख लीजिए कितनी है, इसमें कमी आई है बजट 2023-24 के अनुसार। 2017 से पूर्व थी बेरोजगारी दर 14.4%, वर्तमान में कितनी है, 4.2% बेरोजगारी दर है। तो ये डेटा को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं आंसर में। महत्व और देख लीजिए, महत्व क्या है इसका, तो आर्थिक महत्व वही है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, औद्योगिक विकास होगा, निवेश आकर्षण में वृद्धि होगी, मेक इन यूपी को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व में वृद्धि होगी, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम दोहन होगा, कैपिटल आउटपुट अनुपात में कमी आएगी, तकनीकी उन्नयन होगा, जीएसडीपी के $1 ट्रिलियन की लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, सार्वजनिक ऋण भार में कमी आएगी, राजकोषीय घाटे में भी कमी आएगी। तो ये आपके आर्थिक महत्व हैं। सामाजिक वही है कि बेरोजगारी, गरीबी और निम्न जीवन स्तर में कमी आएगी, पलायन में कमी होगी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्मांधता और क्षेत्रवाद में कमी देखने को मिलेगी, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता में वृद्धि होगी, अपराधीकरण पर नियंत्रण होगा। तो ये सब है इसके। सांस्कृतिक में देख लीजिए, कुछ डाल सकते हैं, वैज्ञानिक चिंतन का बढ़ावा मिलेगा,
सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली विरासतों का संरक्षण होगा। राजनैतिक और प्रशासनिक में कानून व्यवस्था में होने वाले व्यय में कमी आएगी। राजनीतिक जागरूकता होगी। राजनीतिक अपराधीकरण पर नियंत्रण होगा। दक्ष नौकरशाही होगी। तो ये आपके महत्व हैं। देखिए सेम ही सेम हो जाते हैं चीजें, क्योंकि इंटरलिंक हैं टॉपिक एक दूसरे से। चुनौतियां देख लीजिए। चुनौतियां क्या है? तो यूपी कौशल विकास की, जो यूपी कौशल विकास मिशन है, उसकी अनपेक्षित उपलब्धियां हैं, क्योंकि जो उसका लक्ष्य है वो उसकी प्राप्ति अभी नहीं कर पाया है। शैक्षणिक पिछड़ापन है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता को डाल सकते हैं, जो सूचकांक है उसमें 17वां स्थान है यूपी का 20 बड़े राज्यों में। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है यूपी में। बुनियादी साक्षरता दर भी राष्ट्रीय स्तर से कम है। राष्ट्रीय स्तर पे कितनी है? 73%। यूपी में कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7%। आधुनिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है। योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं है। तो ये तो पॉइंट कॉमन है, कहीं भी डाल सकते हैं। प्रभावी न होने के कारण क्या क्या है इस योजना के? तो प्रशासनिक उदासीनता है, भ्रष्टाचार है, बिचौलियों की उपस्थिति है, नागरिकों में जागरूकता का अभाव है, पर्याप्त वित्त या कोष की अनुपलब्धता है, यानी पर्याप्त वित्त या कोष नहीं है। तो ये सारे हैं। सरकारी प्रयास देख लीजिए, इसमें क्या क्या है? तो यूपी कौशल विकास मिशन है, यूपी कौशल सतरंग योजना है। कौन सी? सतरंग, यानी 7 योजना इसके तहत। तो सतरंग योजना में ये शामिल है। मुख्यमंत्री युवा हब योजना, जिला कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रशिक्षण से रोजगार योजना, कौशल पखवाड़ा योजना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी आरपीएल योजना, और एक रह गई लास्ट में ये 3 प्लेसमेंट एजेंसी के साथ समझौता। तो ये सतरंग योजनाओं के तहत शामिल की जाती हैं। और कौन कौन सी इस दिशा में प्रयास है सरकारी? तो देखिए कर्मा श्रम सम्मान योजना चल रही है। और ये थोड़ा सा गलत है, ये सही कर लीजिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। मिशन शक्ति का चरण 2 चल रहा है, जो महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देता है। अभ्युदय योजना के बारे में तो आप सब जानते होंगे। युवा संगम पोर्टल है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है। तो ये आदि इसके सरकारी प्रयास हैं। तो ये आप देख लीजिए। बाकी निष्कर्ष और आगे की राह उन्हीं में से बनाइए, जो ऊपर 2 दिए हैं। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी। यूनिट 3 इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप इसी पे काम करिए। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कर दीजिए वीडियो को और लोगों तक, जिनको पहुंच जाए, औरों को भी फायदा मिलना चाहिए इसका। क्योंकि ये पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया जाता मेंस। सब क्या है कि कितना रिजल्ट रहता है ये आप सब जानते हैं। 1% रिजल्ट रहता है प्री का ही। तो मेंस की समस्या यही है कि ना किसी को मेंस में पढ़ाने का इंटरेस्ट है, ना कोई पढ़ना चाहता है। तो आप इस पे फोकस करिए, क्योंकि अभी समय है। और प्री का हम लोग मई लास्ट से शुरू करेंगे, तो उतना ही पढ़ लीजिएगा, प्री हो जाएगा। प्री का टेंशन अभी से मत लीजिए, साथ साथ में कुछ देखते रहिए। ठीक है, तो ये जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक करके बताइए। और भी कोई सजेशन देने हो तो कमेंट कर दीजिए, तो वो आपके स्वागत योग्य होंगे। आपके जो भी सुझाव होंगे उन्हें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच।